हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था सिक्स्थ चैप्टर चल रहा था रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, जिसमें हमने कंप्रेसर पढ़ लिया था, उसकी टाइप्स, कंडेंसर एंड इट्स टाइप्स, और हमने इवेपोरेटर और उसकी टाइप्स पढ़ ली थी। लास्ट हमारा कंपोनेंट रह गया था एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है? टू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कंडेंसर से। उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या करना है? कम करना है। जैसे ये हमारा VCRS साइकिल था, वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। कंप्रेसर से क्या आएगा? वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंडेंसर में वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिजेक्टिंग इट्स लेटेंट हीट। उसके बाद जाएगा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? टू लो डाउन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट लिक्विड ही रहेगा बट उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। यह है एक्सपेंशन वाल्व का काम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व्स। फर्स्ट टाइप है हैंड एक्सपेंशन वाल्व। हैंड एक्सपेंशन वाल्व क्या है? जैसे आपकी घर में आपकी टैप होती है टूटी पानी वाली, उसी तरह ये हैंड से ऑपरेट होगा। ये हमारी टैप है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा। वो डिपेंड करेगा मेरा लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरे पास अंदर लोड ज़्यादा है, मींस मैंने जो अंदर प्रोडक्ट रखे हैं जिसको कूल करना है वो ज़्यादा रख दिए, तो क्या करूँगा? इसको मैं टैप को ज़्यादा ओपन करूँगा। अगर कम अंदर प्रोडक्ट रखे हैं जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेटर में, तो मैं इसको ऑपोजिट घुमा दूंगा और इसकी वाल ओपनिंग कम कर दूंगा, तो कम रेफ्रिजरेंट जाएगा। तो ये हो गया हैंड एक्सपेंशन वाल्व। बट इसके लिए इसका ड्रॉबैक क्या है? इसको जब लोड कम और ज़्यादा हो रहा है तो एक पर्सन मैनुअली इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो ये एक ड्रॉबैक है। जनरली आइस प्लांट हो गए, कोल्ड स्टोरेज में, तो वहाँ जनरली हैंड एक्सपेंशन वाली यूज़ करते हैं। तो इसमें वर्क कैसे करेगा? यहाँ से मेरा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा? कंडेंसर से, लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ से ये मेरा वाल्व है, वो टैप पे डिपेंड करेगा कितनी मैंने उसको ओपन की हुई है। यहाँ से जैसे ही जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, लार्ज स्पेस में वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो वो ठंडा होकर कहाँ चला जाएगा? इवेपोरेटर में। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में चला जाएगा। क्लियर है? एक तरह की ये हमारी टैप ही है, जैसे वाटर फ्लो करता है, यहाँ से इनलेट और आउटलेट हो जाएगा। एक तरह का वाल्व है जो कंट्रोल करेगा फ्लो कितना चाहिए मेरे को रेफ्रिजरेंट। उसके बाद टाइप आ गई ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक मीन्स जो ऑटोमेटिक काम करेगा विदाउट एनी मैनुअल सपोर्ट। कोई इसको चलाने के लिए पर्सन ही चले चाहिए। ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑटोमेटिकली वाल्व बंद और ओपन होगा। क्लियर है? तो इसको मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्कआउट करता है। ये मेरा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाला है। इसमें क्या है? बॉटम साइड से मेरा कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा और इस साइड से मेरा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को चला जाएगा। क्लियर है? ये मेरी वाल्व सीट है। ये वाल्व डाउन और अप होगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस क्या है। क्लियर है? ये मेरी एक तरह की पिस्टन अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम कह दिए या पिस्टन अरेंजमेंट। ये पिस्टन क्या करेगी? इसके बीच में स्लाइड करती रहेगी, मीन्स रेसिप्रोकेट करेगी, कभी अप और कभी डाउन। तो वो डिपेंड करेगा प्रेशर क्या है। ऊपर मैंने एक स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा रखी है। क्लियर है? स्प्रिंग क्या होगा? एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऊपर लगेगी, इस पिस्टन पे फोर्स लग रही है 2। एक लग रही है स्प्रिंग फोर्स, वो स्प्रिंग क्या करेगा? एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। जब उसको कोई कंप्रेस करेंगे तो PS क्या हो गया? स्प्रिंग प्रेशर। नीचे से जो फोर्स लगनी है वो लगनी है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्यों? क्योंकि ये वाली साइड से जो ऊपर वाली वो किसके साथ फिक्स है? इवेपोरेटर। तो बॉटम से ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी? स्प्रिंग प्रेशर लगेगा, PE। और ऊपर से अप से डाउन कौन सी प्रेशर लगेगा? स्प्रिंग प्रेशर। किसका? स्प्रिंग का। तो फॉर ए इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब मेरी सिस्टम नॉर्मल चल रहा है उस केस में कैसा क्या क्या होगा? PS इज इक्वल टू PE, मीन स्प्रिंग प्रेशर क्या है? इवेपोरेटर के प्रेशर के इक्वल। तो ये नॉर्मल ओपनिंग होगी। तो ये कैसे वर्कआउट करेगा? जैसे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था? PS इज इक्वल टू
P मीन्स स्प्रिंग प्रेशर क्या है, इवेपोरेटर के प्रेशर में के इक्वल है, तो उसमें नॉर्मल फ्लो करता चला जाएगा। बट ये ऑटोमेटिक का एक ड्रॉबैक है, कहता है जब लोड वेरी करता है, लोड मतलब कभी पर्सन, अब ये यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट ठंडा होके जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इवेपोरेटर पाइप में। इवेपोरेटर पाइप कहाँ से पास होती है, जहाँ पे मेरी किसी चीज़ को ठंडा करना है, मीन्स रेफ्रिजरेटेड स्पेस। कहता है यहाँ पे क्या हो गया, जो लोड है ना बढ़ गया, लोड बढ़ गया मतलब जिस कैपेसिटी का मैंने सिस्टम बनाया था उससे ज़्यादा मेरे पर्सन के आगे अंदर बैठ गई, या कोई चीज़ है ज़्यादा चीज़ें ठंडी रख करने के लिए रख दी, तो उससे क्या होगा। कहता है अगर लोड इंक्रीज कर जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स इवेपोरेटर में क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, कहता मान लो यहाँ मेरे रूम में पर्सन क्या हो गया, एकदम से ज़्यादा आ गए, तो क्या होगा, मेरा इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ जाएगा, इवेपोरेटर प्रेशर ग्रेटर देन हो जाएगा स्प्रिंग प्रेशर, तो यहाँ से फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी। अगर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी ये तो वाल्व बंद हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ रेफ्रिजरेंट कम आएगा, कम आएगा मीन्स इवेपोरेटर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, स्टारवेशन। इसी तरह कहता अगर मेरा लोड कम हो जाता है, मीन्स सिस्टम है जो चल रहा है उसमें क्या हो गया, जो कैपेसिटी है उससे जो पर्सन है वो कम बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, इवेपोरेटर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मेरे पर्सन कम बैठे हैं अंदर। मान लो कोई रूम है उसकी कैपेसिटी है 20, बट अंदर जो पर्सन बैठे हैं जहाँ पे मैंने एसी चलाया वो 5 ही है, तो क्या होगा, जो इवेपोरेटर है उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, इट मीन्स स्प्रिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इवेपोरेटर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, कहता ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जाना शुरू कर देगा, वो उससे क्या होगा, फ्लडिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द कंप्रेसर। मीन्स अगर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा, मेरे को तो कम चाहिए क्योंकि पर्सन कम बैठे हैं, तो मैंने रेफ्रिजरेंट कम करना होना चाहिए, बट यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा जाना लग पड़ा, तो उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा जो इवेपोरेटर है वहाँ लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, बाय ऑब्जर्विंग लेटेंट हीट। बट वो क्या होगा, वेपर के साथ कुछ लिक्विड भी जाना शुरू हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, मेरा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है वहीं अप्लाई हो सकता है जहाँ पे कांस्टेंट लोड कंडीशन है, मीन्स अगर 20 की कैपेसिटी है तो 20% ही बैठे होने चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हो गए मीन्स वेरिएबल लोड हो गया, तो वहाँ पे ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, ये कांस्टेंट लोड कंडीशन पे ही एप्लीकेबल है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए थर्ड टाइप आ गई, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसमें मैंने क्या कर दी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। उसमें स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ था, अब इसमें स्प्रिंग क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ हो गया, मीन्स वहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग है वो ऊपर लगा हुआ था, बट अब यहाँ स्प्रिंग क्या हो गया, नीचे। एक तो ये डिफरेंस है। एक क्या लगा दिया मैंने, फीलर ट्यूब और थर्मल ट्यूब लगा दी। ये मेरी इनलेट हो गई रेफ्रिजरेंट की, ये मेरी वाल्व सीट है, वाल्व सीट किसके साथ फिक्स है, स्प्रिंग के साथ, और ऊपर मेरी पिस्टन है। ये मेरा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर मतलब रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ये मेरी रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसकी जो आउटलेट है वो किसके साथ अटैच है, फिलर। फिलर ट्यूब, इसके अंदर क्या एक तरह का लिक्विड फिल कर रखा हुआ है, लिक्विड भी हो सकता है या कोई रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो रेफ्रिजरेंट पूरे सिस्टम के लिए नहीं, उसको कह सकते भी वेपर कंप्रेशन। वो रेफ्रिजरेंट को जस्ट इस एक्सपेंशन वाल्व को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है, क्लियर है, उसका कोई काम नहीं है पूरे सिस्टम में। ये जो अपना यहाँ लिक्विड रहेगा वो सिर्फ इसी एरिया में ही फ्लो करेगा, वो कूलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्लियर है। तो उसकी जो फीलर ट्यूब है वो किसके साथ अटैच है, इवेपोरेटर की आउटलेट के साथ अटैच है, क्लियर है। तो यहाँ ये किसके लिए सूटेबल है, फॉर ए वेरिएबल लोड। कहता है जो लोड है अगर कम ज़्यादा हो तो उसके लिए ये सिस्टम सूटेबल है। वो कैसे है, वो इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें तो दो प्रेशर ही लग रहे थे, PS और PE। अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो पिस्टन के ऊपर है, उसको कहते हैं बल्ब प्रेशर। बल्ब मीन्स एक तरह का ये बल्ब ही है, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड जो यहाँ फ्लो कर रहा है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपना प्रेशर जनरेट करेगा। एक बल्ब प्रेशर है वो किसके इक्वल है,
इवेपोरेटर प्रेशर, क्योंकि ये वाला एरिया इवेपोरेटर पाइप के साथ है तो यहाँ से इवेपोरेटर प्रेशर लगेगा पीई प्लस स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग है, ये तो हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो ये स्प्रिंग फोर्स भी लगाएगा। तो पीबी इज इक्वल टू पीई प्लस पीएस। ये कब एप्लीकेबल है? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों फोर्सेस इक्वल। बल्ब प्रेशर किसके इक्वल है? इवेपोरेटर प्लस स्प्रिंग फॉर ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। मींस दोनों साइड से प्रेशर क्या है? सेम है। ये तो नॉर्मल हो गई। मींस लोडिंग कैपेसिटी क्या है? वेरी नहीं कर रही। कहता अब क्या हो रहा है? लोडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कहता मेरा अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो मैं मान के चलूँ कम आ रहा था। क्लियर है? एकदम से क्या हो गया? रूम में कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मींस पहले पर्सन बैठे हुए थे, रूम की कैपेसिटी है, पहले पर्सन बैठे हुए थे 10, एकदम से क्या हो गया? और पीछे जो रेफ्रिजरेंट वो नॉर्मल आ रहा था। कहता है एकदम से क्या हो गया? इस रूम के अंदर 25% हो गए। अब क्या होगा? यहाँ जो रेफ्रिजरेंट पहले तो कम आ रहा था, एकदम से 15% और ऐड हो गए। तो उससे क्या होगा? जो यहाँ से गैसेस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है इवेपोरेटर में बाय ऑब्जर्विंग लेटेंट हीट, जहाँ से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा उसका टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कैपेसिटी ज़्यादा हो गई बट रेफ्रिजरेंट कम आ रहा है, तो नेचुरली ये रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा ये इसके साथ हीट एक्सचेंज करेगा। अंदर जो लिक्विड है वो क्या करेगा? जब हीट गेन करेगा तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो ये प्रेशर लगाएगा नीचे। मीन्स पी बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा स्प्रिंग प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर के ग्रेटर देन हो जाएगा। तो क्या होगा? ये पिस्टन क्या करेगी? डाउनवर्ड मूव करेगी। डाउनवर्ड मूव करेगी तो यहाँ से ये वाल्व ओपन हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा जाना शुरू कर देगा। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? कहता अंदर जो सिस्टम की कैपेसिटी थी 10, बट अंदर क्या हुआ? जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉर्मल आ रहा है, बट एकदम से क्या हुआ? 5% चले गए, अंदर सिर्फ 5% ही रह गए। अब क्या होगा? रेफ्रिजरेंट ज़्यादा आ रहा है बट अंदर पर्सन कम है, तो जहाँ से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वेपर फॉर्म में इवेपोरेटर में, उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? जहाँ जो रेफ्रिजरेंट है वो भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा जो इस फिलर बल्ब में। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो कोई चीज़ एक्सपैंड करती है। तो ये इसका टेम्परेचर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? बल्ब का प्रेशर लेस देन पी प्लस पी एस हो जाएगा। मीन्स नीचे से प्रेशर अपवर्ड की तरफ ज़्यादा लगेगा तो यहाँ से वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है फॉर ए, किसके लिए सूटेबल है? फॉर ए वेरिएबल लोड कंडीशन। कहता अगर लोडिंग कंडीशन क्या है? वेरिएबल है, तो इसके लिए ये सूटेबल है। जनरली आपके सेंट्रल एयर कंडीशनर हो गया, जैसे बड़े बड़े मॉल्स या बैंक्स होते हैं, क्लियर है, या इंडस्ट्री होती है तो वहाँ सेंट्रल एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो उसमें ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वहाँ लगा होता है। क्लियर है? लास्ट टाइप आ गई हमारी कैपिलरी ट्यूब। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कहाँ लगाते हैं? आपके जितने भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, एसी मीन्स छोटे सिस्टम है अप टू 5 टन तक, तो वहाँ हम जनरली कैपिलरी ट्यूब ही प्रेफर करते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब क्या है? जस्ट एक तरह की पाइप है, कॉइल फॉर्म में पाइप है। ये एक मेरी तरह की पाइप है, इनलेट आएगी कंडेंसर से, आउटलेट जाएगी इवेपोरेटर। इसका जो डायामीटर है वो होता है आपका 0.3 mm से लेके आपका 5 mm तक। जो पाइप का डायामीटर 0.3 mm, जनरली अगर स्केल देखोगे आपका क्या होता है? यहाँ से लेके होता है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm। और ये जो 10 पॉइंट्स का गैप होता है ये होता है 0.1 mm, 0.1 mm। क्लियर है? 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 mm। तो कितना छोटा डायमीटर हो गया इसका? जो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर होता है 0.3 mm से 5 mm, और जो लेंथ होती है इस ट्यूब की वो होती है आपकी
1 मीटर से लेके 6 मीटर तक जनरली वेरी कर सकती है इसकी लेंथ, इस ट्यूब की। क्लियर है? जो एक्चुअल में जो पाइप्स होती है, जो कंडेंसर में होती है, इवेपोरेटर में, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। बट जो जब कैपिलरी के ट्यूब के पास जो पाइप आती है कंडेंसर से, जो इनलेट करेगी एक्सपेंशन वाल में या कैपिलरी ट्यूब में, उसका डायमीटर एकदम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर? अभी इसकी वर्किंग कैसे है वो एक्सप्लेन करते हैं। कहते क्या हो रहा है, मेरे कंडेंसर से फ्लो आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है जिसका टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है। कहता वो कैपिलरी ट्यूब में एंटर करेगा। अब कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर क्या है, बहुत ही कम है। अब पीछे से क्या आ रहा है, हाई प्रेशर टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मींस जैसे वो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, स्मॉल डायमीटर में फ्लो करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप क्यों हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट स्मॉल स्पेस में पास करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, उसका प्रेशर क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, एकदम से उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अब रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल होती है लेंथ, ए होता है एरिया। अगर अब मेरे पास पाइप है, ये ट्यूब है ना, ट्यूब किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर में, तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डायमीटर के। मतलब रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगा अगर कैपिलरी ट्यूब की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर जितना एरिया कम होगा, डायमीटर कम होगा ट्यूब का, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा होगी तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायामीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होगा, तभी प्रेशर ड्रॉप होगा। इसलिए कैपिलरी ट्यूब को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसका डायामीटर कम होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बट ये भी, इसकी भी लिमिट है, ना तो टू हाई होना चाहिए, ना ही टू लो होना चाहिए डायामीटर और लेंथ। क्लियर है? तो जैसे क्या होगा, इसमें जो एंटर करेगा, एक तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब मेरे को पता है कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल का काम क्या है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों कम करना। अब कंडेंसर से कैपिलरी ट्यूब में गया तो प्रेशर तो कम हो गया, आगे जाके जैसे कैपिलरी ट्यूब कम होगी, खत्म हो जाएगी, अगेन क्या हो जाएगी, इवेपोरेटर ट्यूब स्टार्ट हो जाएंगी। उसका डायमीटर क्या है, सेम एज कंडेंसर पाइप। तो एकदम से जैसे ही स्मॉल अमाउंट में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जिसका प्रेशर कम है वो लार्ज स्पेस में एंटर करेगा, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो इस तरह कैपिलरी ट्यूब टेम्परेचर प्रेशर दोनों को कम कर देती है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ठंडा करती है। अब हमने डिस्कस करना है भी कैपिलरी ट्यूब में अगर उसका डायमीटर ज़्यादा या कम लेते हैं लिमिट से तो उसका क्या इफेक्ट है। कहते हैं अगर, अब मेरे को पता है कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, प्रेशर ड्रॉप करती है ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मीन्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, मेरी कोशिश तो ये है भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो ताकि प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहता प्रेशर ड्रॉप कब होगा, जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करता है एल बाय ए। मीन्स डायमीटर जितना कम होगा उतना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तब भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। डायमीटर कम हो, फ्रिक्शनल लेंथ ज़्यादा हो तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कहता बट अब इसका ड्रॉबैक है। कहता अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, मीन्स डायमीटर, छोटे डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब ले ली, तो उससे क्या होगा। कहता उससे क्या होगा, इवेपोरेटर में जो आपका इवेपोरेटर है वहाँ जो रेफ्रिजरेंट है वो भी कम जाएगा नेचुरली, क्योंकि डायमीटर कम लिया है। उससे क्या हो जाएगा, अगर लोडिंग कैपेसिटी एकदम से सिस्टम की बढ़ती है तो उससे क्या होएगा, स्टारवेशन प्रॉब्लम आ जाएगी इवेपोरेटर में, मीन्स रेफ्रिजरेंट की कमी आ जाएगी। इसलिए जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब का। अगर छोटा होगा तो दैट विल कोज स्टारवेशन इन दी इवेपोरेटर। इसी तरह कहता अगर लार्जर डायमीटर की कैपिलरी ट्यूब लूँ, अगर लार्जर डायमीटर की कैपिलरी ट्यूब लूँ तो नेचुरली दोनों इन्वर्सली है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा मतलब कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा था लिक्विड, वो क्या करेगा, लार्जर अमाउंट में
प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा, लार्जर अमाउंट में इवेपोरेटर में पास करेगा। मीन्स जितनी चाहिए उससे कैपेसिटी से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उससे क्या होगा, अगेन वही फ्लडिंग प्रॉब्लम आ जाएगी कंप्रेसर में। मतलब जो मेरे को कैपेसिटी से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट पीछे से आ रहा है कैपिलरी ट्यूब से, तो नेचुरली इवेपोरेटर में मेरे को चाहिए कम, तो उससे क्या होगा, सारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ रेफ्रिजरेंट लिक्विड भी साथ में चला जाएगा कंप्रेसर में। अब मेरे को पता है कंप्रेसर में सिर्फ वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, अगर लिक्विड चला जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। तो ना तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। तो ये हमारी टाइप्स थी एक्सपेंशन वाल्व की।